अध्याय 8 अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विकास। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। पहला 12 मार्च 1990 को, दूसरा 18 अप्रैल 1992 को, तीसरा 26 जनवरी 1998 को या चौथा 15 अगस्त 2001 को। सही विकल्प है पहला 12 मार्च 1990 को। दूसरा, भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। पहला 786 जनजातियों का, दूसरा 570 जनजातियों का, तीसरा 560 जनजातियों का या चौथा 525 जनजातियों का। सही विकल्प है तीसरा 560 जनजातियों का। तीसरा, संविधान के जिस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अथवा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है वह है विकल्प पहला अनुच्छेद 71, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 16 या चौथा अनुच्छेद 17। सही विकल्प है चौथा अनुच्छेद 17। चौथा, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु सेवाओं में स्थान का आरक्षण किया गया है। पहला अनुच्छेद 13 द्वारा, दूसरा अनुच्छेद 23 द्वारा, तीसरा अनुच्छेद 33 द्वारा या चौथा अनुच्छेद 43 द्वारा। सही विकल्प है तीसरा अनुच्छेद 33 द्वारा। पांचवा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ। पहला 1 जनवरी 2016 से, दूसरा 8 जनवरी 2016 से, तीसरा 26 जनवरी 2016 से या चौथा 15 अगस्त 2016 से। सही विकल्प है तीसरा 26 जनवरी 2016 से। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, रिक्त स्थान संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु अलग अलग आयोग बनाने की व्यवस्था की गई है। उत्तर है 89वें। दूसरा, रिक्त स्थान आदिवासी बहुल राज्य है। उत्तर है छत्तीसगढ़। तीसरा, अनुसूचित महिला एवं बाल विकास हेतु रिक्त स्थान की व्यवस्था की गई है। उत्तर है परामर्शदात्री परिषद। चौथा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम रिक्त स्थान है। उत्तर प्रदेश। पांचवा, रिक्त स्थान ने सर्वप्रथम जाति प्रथा को सुधारने का प्रयास किया। उत्तर राजा राममोहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का जवाब सत्य असत्य में दीजिए। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है। उत्तर असत्य। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को व्यावहारिक न्यायालय के समकक्ष शक्तियां हासिल हैं। उत्तर सत्य। तीसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर सत्य। चौथा, अनुच्छेद 338 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है। उत्तर सत्य। पांचवा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर सत्य। छठा, भारत के मुख्यतः 9 जनजाति समूह में सबसे बड़ा जनजाति समूह भील बस्तर मध्य प्रदेश है। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। उत्तर डॉक्टर नंद कुमार साई। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। उत्तर प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। तीसरा, जनजातीय अनुसंधान संस्था। उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चौथा, जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। उत्तर टाइफेड। पांचवा, हरिजन सेवक संघ। उत्तर नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का जवाब एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला
सबसे बड़ा जनजातियों या आदिवासियों वाला जिला है? उत्तर झाबुआ। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं? उत्तर 46। प्रश्न 3, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु कौन सा विभाग कार्यरत है? उत्तर आदिवासी विकास विभाग। प्रश्न 4, अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख कार्य इन जातियों के कल्याणार्थ समय समय पर सरकार को परामर्श देना है। प्रश्न 2, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास में कार्यरत किन्हीं 2 शासकीय संस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर 2 शासकीय संस्थाएं, पहला समाज कल्याण मंत्रालय तथा स्थायी संसदीय समिति है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए, अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही कोई 4 योजनाएं लिखिए। उत्तर, सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला, अनुसूचित जातियों एवं तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं। दूसरा, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां। तीसरा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु विदेश छात्रवृत्तियां। चौथा, अनुसूचित महिला तथा बाल विकास हेतु परामर्शदात्री परिषद की व्यवस्था। पांचवा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों में लगी हुई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान की व्यवस्था। प्रश्न 2, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास में कार्यरत किन्हीं 2 शासकीय संस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, समाज कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संबंध में व्यापक नीतियां एवं योजनाएं बनाने तथा उनके विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने वाला प्रमुख अभिकरण समाज कल्याण मंत्रालय है। मंत्रालय का उक्त विभाग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में संबंधित मामलों की उचित देखभाल करता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय संघीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच उचित तालमेल स्थापित करता है। दूसरा, स्थायी संसदीय नियम समिति भारत सरकार को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याणार्थ परामर्श देते हुए प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थायी समिति गठित की जाती है। यह समिति संघीय सरकार के कार्य क्षेत्र में आने वाली उक्त जातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करते हुए उन्हें दिए गए आरक्षण के क्रियान्वयन पर अपनी पैनी नज़र रखती है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। उत्तर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्यों का निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 1, संविधान अथवा अन्य किसी कानून द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रदत्त सुविधाओं से संबंधित मामलों की देखरेख तथा उनकी जांच पड़ताल करना। दूसरा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों एवं उन्हें दी गई सुविधाओं के उल्लंघन में से संबंध शिकायतों की जांच पड़ताल करना। तीसरा, उक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नियोजन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना, उसके संबंध में परामर्श देना तथा संघ एवं राज्यों में उसके विकास का मूल्यांकन करना। चौथा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के बारे में प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए। उत्तर 65वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई। 12 मार्च 1992 को इस राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार साई हैं। आयोग का स्तर। इस राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक स्तर हासिल है, अर्थात आयोग को एक व्यवहार न्यायालय के समस्त अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। आयोग की संरचना। 85वें संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के स्थान पर 2 अलग-अलग राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना करने हेतु उसकी संरचना के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। पहला, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होंगे। दूसरा, अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होंगे। उक्त सभी की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्तों एवं कार्यालयों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न 2, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रगति हेतु जा रहे प्रयत्नों में पर्याप्त सफलता न मिलने के आपके विचार में क्या कारण है अथवा वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। समीक्षा कीजिए। उत्तर, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास एवं कल्याण की विविध योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें उक्त जातियों की विविध प्रकार से आर्थिक मदद की जाती है। हालांकि इन योजनाओं का स्वरूप आदर्शमक है, लेकिन व्यवहार में से ये अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल नहीं रहती हैं। ये योजनाएं अधिकांशतः समाज के अशिक्षित एवं गरीब वर्ग के लिए हैं। अतः जो कुछ भी इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें हासिल होता है वह उन्हें कुछ ऐसे बिचौलियों के माध्यम से मिलता है जो प्राप्त होने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा स्वयं अपने लिए तथा धनराशि वितरण करने वाली बैंकों के प्रशासनिक लोगों हेतु हड़प लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें मिलने वाली राशि कम होती है तथा लौटाना अधिक पड़ता है। इससे वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। एक तथ्य यह भी है कि इन लोगों में से अनेक को आर्थिक मदद मिल ही नहीं पाती, क्योंकि उनमें से भी वे लोग इसे हासिल कर पाते हैं जो पहले से ही संपन्न होते हैं। इस तरह इन जातियों के लिए विकास एवं कल्याण कार्यक्रम बेकार ही सिद्ध हो रहे हैं। अंत में परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु विधायी अथवा शासकीय स्तर पर जो कुछ भी किया गया है उसका पूर्ण लाभ इस वर्ग के वास्तविक ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाता है। अतः इस दिशा में कुछ ऐसे कारगर कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता है जिससे इस वर्ग के ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता सीधे ही हासिल हो सके। अध्याय 8 यहाँ समाप्त हुआ।